नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो रिवीजन समझकर पढ़ लीजिए आप। तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं संविधान के भाग 4 में है, पता है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, पता है। 36 से लेकर 51 तक है, आपको पता है। आयरलैंड से लिया गया है, ये भी सबको पता है। और इसको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट गो टू, कहा, यू कैन नॉट गो टू कोर्ट, यू कैन नॉट गो टू कोर्ट। इसके अगेंस्ट अगर आप इसमें बोले कि आप किसी भी उपबंध के खिलाफ, कि इसमें तो समान कार्य के लिए समान वेतन लिखा हुआ भाई, तो आप किसको इनको अलग सैलरी क्यों दे रहे हो, हमारे को अलग सैलरी क्यों दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट वाले को क्यों अलग दे रहे हो, कम दे रहे हो, एक रेगुलर वाले को क्यों ज्यादा दे रहे हो। ठीक है, तो आप इस बेस पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इनके इसका मतलब इसको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ये क्या है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए एक आदर्श प्रस्तुत है। आदर्श, अगर आप ये समझ लीजिए, आप अगर ये चाहें कि हमारा जो जिला है बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत गांव जो है हमारा बहुत अच्छा हो जाए, एकदम आइडियल, सबसे परफेक्ट, तो आप क्या क्या करोगे, उसके कुछ आदर्श बनाओगे। ठीक है, कि हमारा गांव ऐसा होना चाहिए कि सबको बढ़िया खाना मिले, ठीक है, सबको क्या मिले, सबको शिक्षा मिले, जितने भी बच्चे सबको बढ़िया, यानी कि यहाँ स्कूल की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, सबको मेडिकल फैसिलिटी A1 मिले, रोड बिजनेस के लिए A1 हो, बहुत बढ़िया रोड होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ उद्योगों की स्थापना, कुटीर उद्योगों की स्थापना हो, ठीक है, सरकार से सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आपने उसके लिए आदर्श बना लिए। और सभी कर्तव्य जो सभी नागरिक हैं वो क्या है, स्वच्छता का भी ध्यान रखें ताकि बीमारियां ना फैले। तो एक आप ऐसे आदर्श आपको पहले बनाने पड़ेंगे, जैसा आपको बनना है या जैसा आपको अपने जिले को बनाना है, तो ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने पड़ेंगे। मुझे ये बनना है, आपको एक बड़ा अधिकारी बनना है, ठीक है, तो सामने के आपके अधिकारी, उसके लिए फिर आपने बहुत सारे अपने लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए, इतने घंटे पढ़ना है, इतने बजे उठना है, शेड्यूल बना रखा है, और बहुत सारे अपने सिद्धांत बनाए हुए। तो इसी तरह से एक अच्छा राज्य बनाने के लिए, एक अच्छा राज्य बनाने के लिए, एक अच्छा जिला बनाने के लिए, एक अच्छा देश बनाने के लिए क्या है, हमने एक आदर्श बना लिए कुछ। ठीक है, तो वही आदर्श क्या है, नीति निर्देशक तत्व। वो आदर्श क्या कहलाते हैं, एक नीति निर्देशक तत्व। कुछ राज्य उनको इंप्लीमेंट कर पाते हैं, कुछ उनकी बहुत सारे बंधों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र, या आप कह सकते हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय। यानी कि लोगों को सामाजिक न्याय भी मिले। सामाजिक न्याय का मतलब है किसी तरह का भेदभाव ना हो, गरीब अमीर के आधार पर, किसी तरह का जाति या धार्मिक आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो, बिल्कुल सामाजिक न्याय मिले। आर्थिक प्रजातंत्र या आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि सभी को क्या है, ऐसी सुविधाएं मिले, ऐसा अवसर मुहैया कराए कि कोई भी गरीब आदमी मेहनत करके पैसे कमा सके। तो आर्थिक प्रजातंत्र है ये, आर्थिक, ठीक है जी। तो सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय भी, ठीक है। और राजनीतिक स्तर पर भी कोई भेदभाव ना किया जाए। अब देखिए, जो ये आयरलैंड हम अब कह रहे हैं नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं, एक्चुअली 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम, अंग्रेजों के समय ही ये था एक अनुदेश पत्र। ये सारी बातें किसमें लिखी हुई थी, अनुदेश परपत्र में। ध्यान दीजिए, ठीक है, उसको बोलते हैं अनुदेश परपत्र, आपकी बुक्स में लिखा है। ठीक है, अनुदेश पत्र परपत्र क्या बोलते हैं उसको, यस, एक बार रिप्लाई कीजिए। जो भारत शासन अधिनियम 1935 में नीति निर्देशक तत्व की सारी बातें लिखी हैं, उस परपत्र को क्या बोलते हैं, यस, अनुदेश। और उस समय वो अनुदेश परपत्र किसको दिया हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को और गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के गवर्नर को और भारत के गवर्नर जनरल को। ठीक है, जो भी अपनी वो नीतियां बनाए, जो भी अपनी नीतियां बनाए, वो किस आधार पर बनाए, अनुदेश परपत्र के आधार पर। लेकिन वो ऐसा करते तो नहीं थे, उनको तो क्या करना था, शोषण करना था। ठीक, तो लेकिन ये शुरुआत इसकी यहां से हो चुकी थी। अब देखिए 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। राज्य 36 से क्या, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षाओं में शायद ही आता हो, लेकिन मैं बता रहा हूं। 36 में है राज्य की परिभाषा। देखिए यहाँ राज्य की परिभाषा का मतलब है, जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे तो उसमें अनुच्छेद 12 था, ठीक है ना, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, 36 से 51 नीति निर्देशक तक। तो जो अनुच्छेद 12 में परिभाषा थी राज्य की, वही इसमें। अब राज्य का मतलब क्या है, राज्य का कर्तव्य होगा कि सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दे, सभी को मानवोचित दशाएं दे काम करने की, ठीक है, प्रसूति में उपबंध दे, ठीक है, सभी को लोक सहायता, शिक्षा,
कानूनी सहायता पाने का अधिकार हो, राज्य का कर्तव्य हो। राज्य कौन, कोई व्यक्ति थोड़ा ही है। तो राज्य का मतलब है पूरे देश के स्तर पर, राज्य का मतलब है संसद से है। किससे? संसद से। ओके। और अगर आप देखें राज्य के स्तर पर यानी कि प्रांत के स्तर पर देखें तो उसका मतलब है किससे? विधानमंडल से। किससे? विधानमंडल से। यस, किससे? विधानमंडल से। ओके। और अगर आप यूनियन टेरिटरी के स्तर पर देखें, अगर आप यूनियन टेरिटरी के स्तर पर देखें यानी कि संघ शासित क्षेत्र के स्तर पर देखें तो वहां के जो भी प्राधिकारी हैं, चाहे उपराज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई प्रशासक हो, चाहे वह राज्यपाल हो, तो राज्य का मतलब उससे है। ठीक है, कि जो भी प्रशासन कर रहा है। ठीक, तो राज्य का मतलब ये है। ये सब बातें इसमें लिखी गई, आप बेयर एक्ट में देख सकते हैं। 37 में लिखा है साफ साफ न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, यानी कि जो भी नीति निर्देशक तत्व में उपबंध है, जो भी अनुच्छेद है उसके अगेंस्ट यू कैन नॉट गो टू कोर्ट। कहां लिखा है? यस, आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 37 में, आर्टिकल 37 में लिखा है। किस में लिखा है? आर्टिकल 37 में लिखा है। एक बार बोलिए, किस में लिखा है? आर्टिकल 37 में। यस, तो नीति निर्देशक तत्व है कौन से भाग में है? यस, 4 में है। अनुच्छेद बता दीजिए एक बार। यस, 36 से 51 है। वेरी गुड। कहां से ले गए हैं? आयरलैंड से ले गए हैं। उससे पहले अंग्रेजों के काल में कुछ था? यस, बताइए, रिप्लाई कीजिए। देखिए, रिप्लाई करेंगे तो मजा आएगा, दिमाग में बैठेगा, टिकेगा बहुत देर तक। और वास्तविक स्टडी होगी, जो असली स्टडी। आप किताब लेकर बैठ गए तो उसमें मजा नहीं है। डिस्कशन बढ़िया। ठीक है, तो क्या है? वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। और कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। और यहां से पहले, संविधान लागू होने से पहले क्या ऐसा कुछ था इसका? इससे संबंधित कुछ था? यस, अनुदेश प्रपत्र था। कब आया? भारत शासन अधिनियम 1935 में था। किसको दिया हुआ था? भाई वही उस समय जो देश की सरकार चला था, देश पर जो शासन कर रहा था, कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसकी काउंसिल। ठीक है, और स्टेट में क्या था? गवर्नर और उसकी काउंसिल। ठीक है, प्रांतीय परिषद जिसको बोलते थे। तो ये इनको दिया हुआ था, आप इसको इंप्लीमेंट करो। 36 में क्या है? 36 में, 36 में यस, राज्य की परिभाषा। तो राज्य क्या है बताइए भाई? केंद्र के स्तर पर क्या? विधानमंडल यानी कि संसद। राज्य के स्तर पर विधानमंडल। ठीक है, यानी कि विधानसभा वगैरह। और यूनियन टेरिटरी में प्रशासक, राज्यपाल या राज्यपाल, जो भी शासन कर रहा है। अब आ जाओ, देखो ये इंपॉर्टेंट है। 39 क्या है? 39 के कई सारे भाग हैं, तो एक एक भाग पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए 39 क में क्या लिखा है? 39 क में लिखा है जो समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल, यानी कि पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी को क्या है? सभी को ऐसे साधन प्राप्त हो सके कि वो सभी क्या है? अपनी जीविका का निर्वहन कर सके। ये किसका कर्तव्य होगा? राज्य का। प्रांत के स्तर पर किसका? राज्य सरकार था। और पूरे देश के स्तर पर संसद का, यानी कि भारत सरकार। ठीक है जी। तो आप इसमें ही याद कर लीजिए, जीविका यानी कि सभी को समान रूप से ऐसे साधन प्राप्त हो, पर्याप्त साधन ऐसे हो, उनको इस सारी सुविधाएं मिले ताकि वो क्या कर सके? अपनी जीविका निर्वहन कर सके, अपनी जीविका चला सके, यानी कि जीने रुपए कमा सके। तो जीविका याद कर लीजिए। 39 के में क्या है? जीविका, यानी कि ऐसे साधन प्राप्त हो ताकि जीविका चला सके। आगे ख में क्या है? भौतिक संसाधन। ख में क्या है? भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधनों का भाई बहुत सारे भौतिक संसाधन ना, चाहे कोयला है, कहीं तेल निकल रहा है, कहीं कोयला निकल रहा है, बहुत सारी चट्टानें हैं, अलग अलग टाइप के पत्थर निकल रहे हैं, कहीं से संगमरमर निकल रहा है। ठीक है ना, तो अलग अलग तत्व निकल रहे हैं। तो भौतिक संसाधनों का इस प्रकार स्वामित्व और नियंत्रण हो, यानी कि उस पर इस तरह का कंट्रोल हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। सामूहिक हित का यानी कि सभी लोगों के हित का सर्वोत्तम साधन, बेस्ट साधन हो। ठीक है जी, यानी कि मोटी भाषा में जो भौतिक संसाधन है उनका उपयोग इस तरह किया जाए कि सभी को उसका लाभ मिले। मोटी भाषा में, सरल भाषा में। तो आपको क में याद करनी है जीविका, ख में याद करना है भौतिक संसाधन, बाकी आप अपने आप जोड़ते चले जाएंगे। जीविका, भौतिक संसाधन, और ग में है अहितकारी संकेंद्रण। अहितकारी संकेंद्रण, अहितकारी संकेंद्रण मतलब आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था का इस प्रकार उपयोग हो
इस आर्थिक व्यवस्था का जो है इस प्रकार उपयोग न हो कि अहितकारी संकेंद्रण, सॉरी, आर्थिक व्यवस्था का उपयोग इस तरह हो, भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था है तो उसका उपयोग इस तरह हो ताकि अहितकारी संकेंद्रण न हो। यानी कि कुल मिला के सरल भाषा में अगर समझे तो आर्थिक व्यवस्था हमारी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि एक ही राज्य पर सारा फोकस है, सारा पैसा वहीं लग रहा है, या एक विशेष क्षेत्र पर सारा पैसा लग रहा है। जैसे कई बार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री क्या है अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, और बाकी जो है बाकी उपेक्षित रह जाता है क्षेत्र। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ताकि उसका अहितकारी संकेंद्रण न हो। ठीक है, तो एक क में जीविका हो गया, क में भौतिक संसाधन हो गया, और इसमें अहितकारी संकेंद्रण याद कर लीजिए, चाहे आप आर्थिक व्यवस्था याद कर लीजिए, जो आपको सरल लगे। आगे बढ़ते हैं। घ क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। तो जो बहुत सारी देखिए जो कामगार यूनियन हैं वो कई बार बहुत सारे कोर्ट केस कर देते हैं, बहुत और भी लोग, कि भाई यहाँ तो समान कार्य के लिए समान वेतन लिखा है, समान कार्य के लिए समान वेतन लिखा है, तो एक प्राइवेट नौकरी करने वाला, सरकारी नौकरी करने वाले को अलग अलग वेतन क्यों दिया जा रहा है? लेकिन उनमें से कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, प्रयास कर रही है कि उनको भी बराबर की सैलरी दे। ठीक है, उनकी सैलरी भी कुछ उठाई गई है, जैसे होमगार्ड की सैलरी ऊंची की गई है, और अभी ऐसे कानून आ रहे हैं कि जो एम्प्लॉय होंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखेंगे, और लेकिन और उनको अच्छी सैलरी दी जाएगी। ठीक है जी, तो घ में क्या हो गया? समान कार्य के लिए समान वेतन। घ बता दीजिए एक बार। यस, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 क, एक शब्द, बस एक शब्द बताइए, जीविका। ख बताइए, भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन। तीन यानी कि ग में क्या है? आर्थिक व्यवस्था याद कर लीजिए, थोड़ा सा सरल है, ठीक है, जटिल सा लगेगा थोड़ा। आर्थिक व्यवस्था, और इसमें घ ध्यान कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है घ। इसमें क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। महिलाओं, पुरुषों, कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलरों सबको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ओके जी, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए 40 में है ग्राम पंचायत। 40 में ग्राम पंचायत। जब सरकार ने देखा, संसद ने देखा कि भाई ये नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायत तो सबसे ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश का विकास, और विशेष रूप से हमारे जैसे देश का विकास कहां से? ग्रामों से। अगर गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ओके, तो इसमें लिखा था 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, क्या क्या कार्य है उसके, किस किस तरह संगठन करना है। लेकिन उसे कुछ राज्यों ने लागू किया, कुछ ने नहीं लागू किया। तो अब सरकार ने क्या काम किया? 73वां संविधान संशोधन किया, 73वां संविधान संशोधन किया, और भाग 9 का, भाग क्या जोड़ दिया? 9 क जोड़ दिया। भाग क्या जोड़ दिया? 9 क जोड़ दिया। कौन से संशोधन के द्वारा? 73वां। और हमने पढ़ा था ना अनुसूची, जब पढ़ी थी तो 243 अनुच्छेद से रिलेटेड है, 243 क से 69। तो अब ये क्या हो गया? अब चूंकि भाग 9 में आ गया तो अब सभी राज्यों को क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था लागू करना अनिवार्य हो गया। ओके जी, तो 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। और 73वें संशोधन द्वारा भी किसमें होगी? 243। ओके, तो 40 में ग्राम पंचायत। अब 41, 42, 43, 41, 42, 43 इसको एक साथ पढ़ लेना है। देखिए 41, 42, 43 में क्या है? काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। तो सरकार ने भी प्रयास किया था शायद 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना उसका मौलिक अधिकार बना दिया, और ऐड भी कर दिया 21 क में, 21 क में ऐड कर दिया। ठीक है, तो काम का तो हुआ नहीं, लेकिन शिक्षा का काफी हद तक हो गया। तो 41 में क्या है? काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। एक बार आप मेरे साथ बोलिए, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। एक बार फिर बोलिए, देखिए आपको बोलना तो पड़ेगा, अगर समझना है अच्छे से तो यू हैव टू स्पीक ऑल। काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। अब काम मिल गया जी,
ठीक है जी। तो काम मिल गया तो न्याय संगत और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। न्याय संगत मानवोचित दशा, इसका मतलब ये है 42 में न्याय संगत मानवोचित दशा का मतलब है कि भाई अगर कोई एक मशीन लगाकर मशीन पर वर्कर काम कर रहा है तो उसके लिए फैन भी की सुविधा होनी चाहिए, लाइट की भी सुविधा होनी चाहिए, ऊपर टीन शेड भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं वो धूप में कर रहा है या गर्मी में बरसात में भीगते भीगते काम कर रहा है। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो काम की मानवोचित दशाएं, समझ में आ रहा है भाई। काम मिल गया, ठीक है जी, काम पर हम चले गए, काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, काम करना शुरू कर दिया, मानवोचित दशाएं भी मिल गई। अब मानवोचित दशा भी मिल गई, काम भी शुरू हो गया, 1 महीना हो गया। अब क्या मिलेगा? यस, इतनी पैसे मिलने चाहिए, यानी कि निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी। ठीक है जी। तो 43 में क्या है? निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी। पहले में काम मिला, दूसरे में मानवोचित दशाएं, और फिर मिल गई मजदूरी, यानी कि इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि उसके जीवन का निर्वाह हो जाए। अब इसमें एक चीज और था, काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, और इसमें 42 में मानवोचित दशा और प्रसूति के संबंध में उपबंध, यानी कि महिलाओं के लिए प्रसूति के संबंध में उपबंध, उनके लिए भी, महिलाओं के लिए भी वर्षगांठ होनी चाहिए। 43 में यही निर्वाह योग्य मजदूरी प्लस कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग समझते हैं आप, छोटे छोटे, कोई टोकरी बना रहा है, कोई छोटी प्रेस बना रहा है, ठीक है, कोई छाछ बना रहा है, तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना भी किसका काम है? यस, आजकल जो एमएसएमई है, इसको भारत सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है कुटीर उद्योगों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बात उसमें है, राज्य या केंद्र जो भी कानून बनाएगा किसका ध्यान रखेगा? इन सभी का, नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है। अब 44 में क्या है? एक समान सिविल संहिता। 44 एक समान सिविल संहिता, 44 एक समान सिविल संहिता, 44 एक समान सिविल संहिता। अब एक समान सिविल संहिता का मतलब है सबके लिए कानून बराबर हो। अगर आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई भारतीय या हिंदू महिला है तो उसके लिए तलाक का सिस्टम अलग, और मुस्लिम है तो अलग। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान सिविल संहिता, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, धर्म जाति के आधार पर कोई कानून में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो 44 समझ रहे हैं? 44 में एक बार रिप्लाई कीजिए। 41 में बोलिए, 41 41 41 बोलिए बोलिए। यस यस, वेरी गुड। काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 मानवोचित दशाएं, पंखा, पानी, पीने का पानी, टॉयलेट वगैरह सब की सुविधा होनी चाहिए, टीन शेड होनी चाहिए। अब निर्वाह योग्य मजदूरी 41 से याद करिए, 41, 42, 43। और 44 में क्या है? 44 एक समान सिविल संहिता। 46 में याद कर लीजिए आप, SC ST OBC। 46 में क्या है? SC ST OBC। 46 46 SC ST OBC। 46 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 SC ST OBC। 46 46 46 39 घ 39 घ बताओ। यस, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का एक शब्द जीविका, वेरी गुड। ख एक शब्द, चलो 2 शब्द बता दो। भौतिक संसाधन, क ख ग 39 ग। यस, आर्थिक व्यवस्था, अहितकारी संकेंद्रण न हो। ओके, आप 41 42 43 हो गया। 40 में ग्राम पंचायत, 46 में SC ST OBC। तो SC ST OBC यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं, उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी जो भी सुविधाएं हैं, शिक्षा और अर्थ संबंधी जो विकास है या प्रोत्साहन है, उसके लिए कार्य किया जाए, कि उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कार्य किया जाए। किसकी? SC ST OBC की शिक्षा और अर्थ मतलब पैसे संबंधी, अर्थ संबंधी। ठीक है। 47 में पोषण स्तर, जीवन स्तर, पोषाहार स्तर यानी कि खाने का स्तर, हमारे जीवन का स्तर, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है। तो राज्य का कर्तव्य होगा कि वो भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। पोषाहार स्तर यानी जो खाना खा रहा है उसका स्तर, और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा, यानी कि सबको खाना, सुविधा, रहना, ठीक है, सब चीज सुविधा होनी चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं
साथ ही लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास भी करेगा। लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करेगा, यानी लोग स्वस्थ रहे। लोग स्वस्थ रहेंगे तो क्या है, क्या है, यस, हमारे पैसे बचेंगे, जो हम बहुत सारी हजारों करोड़ों रुपए की जो मेडिसिन मंगाते हैं विदेशों से वो बचेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 कृषि पशुपालन, 48 बोलिए जरा एक बार, यस 48 कृषि पशुपालन, 48 कृषि पशुपालन। 48 में क्या है, कृषि पशुपालन। 44 में क्या है, 44 एक समान सिविल संहिता। 40 में क्या है, 40 ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत का संगठन। 41 में एक शब्द, 41 काम मिल गया। फिर 42 मानवोचित दशाएं, वेरी गुड, मानवोचित दशाएं भी मिल गई। ओके, फिर निर्वायोग्य मजदूरी 41, 42, 43। आगे बढ़ते हैं। 48 का में देखिए क्या है, देखिए कृषि, कहीं ना कहीं पर्यावरण का संबंध कृषि से है। तो 48 का में है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। तो राज्य ऐसे नीतियां बनाएगा कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा हो। अब ये जो है मौलिक कर्तव्य भी हमारा बना दिया। जब मौलिक कर्तव्य हमें पढ़े थे तो बता था, मौलिक कर्तव्य बता दिया, और वो बना है 7 नंबर पर। 7 नंबर बोल दीजिए आप, ABCDFG बोल दीजिए। ठीक है, बता दो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है हमारा। और वन्य जीवों की रक्षा तो भाई हम भी करेंगे, लेकिन सरकार ज्यादा प्रभावी तरीके से कर सकती है। 49 स्मारक याद कर लीजिए, स्मारक 49 स्मारक। 49 यस स्मारक। 49 में क्या है, स्मारक। 49 में स्मारक, 49 यस 49 में स्मारक, यानी कि स्मारक, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तु। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, भाई बहुत सारे स्टैचू हैं, स्थान भाई लाल किला वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं, या जो वस्तु हैं उनका संरक्षण करना। इस तरह नीतियां बनाएगा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तु का क्या हो, संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण। तो 49 में आप एक शब्द याद कर लीजिए, स्मारक, बाकी चीज अपने आप पे याद आ जाएंगी। 50 में है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 50 में क्या है, यस कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो फिर तो चेक बैलेंस कैसे होगा, ठीक है ना। तो 50 में क्या, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। शक्तियों का पृथकीकरण दरअसल आवश्यक है, ध्रुवीकरण बोलते हैं, ध्रुवीकरण आवश्यक है। अगर एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर हो जाएगी तो अगर दुष्ट बैठ गया तो उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो 50 में क्या है, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 50 में बोल दीजिए, यस कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कि राज्य ऐसी नीति बनाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति हो और क्या हो, सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए क्या बनाएगा, नीतियां बनाएगा। भाई विकास की पहली शर्त क्या है, शांति। आपके घर में शांति है तो आपका विकास होगा। घर में चिल्लम चिल्लाई है, टेंशन है, घर में चिल्लम चिल्लाई है, टेंशन है, तो क्या है, विकास आपका बाधित हो सकता है। ठीक है ना, तो शांति पहली शर्त है विकास की। और अगर किसी घर में दुर्भाग्यवश ऐसा माहौल है तो जितना संभव हो दूर रहेंगे, उस ऐसी स्थिति से हट जाएंगे, वरना धीरे धीरे आपका एटीट्यूड भी ऐसा ही हो जाएगा और आप उसमें पिस जाओगे। ठीक है, तो 51 में राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। अब दो अनुच्छेद और हैं जो इसी तरह के हैं, मतलब आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य नीति निर्देशक जो तत्व हैं उन्हीं को पूरा करते हैं। ठीक है, उन्हीं जैसे, तो उनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वो भी काम करते हैं जो बाकी नीति निर्देशक के उपबंध कर रहे हैं। तो ये 350 क्या में, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। तो आप एक शब्द याद कर लीजिए इसमें, मातृभाषा। 350 का बोलिए जरा एक बार,
मातृभाषा, यस 350 क, बोलिए मातृभाषा 350 क, यस मातृभाषा, यानी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। 350 क, यस मातृभाषा 350 क, बोलिए जरा, यस मातृभाषा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। ओके, 351 हमने पढ़ाई था, ठीक है, 351 हमने पढ़ा था, हिंदी का प्रसार संघ का कर्तव्य होगा, संघ का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी का प्रसार उत्थान करे ताकि मिश्रित संस्कृति के सभी लोगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, तो यानी कि हिंदी ऐसी बन जाए कि कोई भी नागरिक भारत का एक कोने से दूसरे कोने में कहीं भी चले जाए तो उससे अभिव्यक्ति की समस्या ना हो। ठीक है, तो 351 में क्या है, हिंदी का प्रसार उत्थान। ओके, तो एक रिवीजन करते हैं फटाफट। जो नीति निर्देशक तत्व है किस भाग में है, भाग 4, वेरी गुड। और किस भाग में है, भाग 4 में। कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान के लागू होने से पहले इनका अस्तित्व था, यस था। किस में था, यस भारत शासन अधिनियम 1935 में। उसको क्या बोलते थे उस समय, यस अनुदेश पत्र। क्या बोलते थे, अनुदेश पत्र। क्या बोलते थे, अनुदेश पत्र बोलते थे। ओके, और ये क्या है, मतलब क्यों है ये है इसलिए है ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, उसके लिए आदर्श है। कैन वी गो टू कोर्ट अगेंस्ट इट, नो, नोबडी कैन गो टू कोर्ट, क्योंकि ये आदर्श है। ओके, वैधानिक शक्ति नहीं प्राप्त है। तो अनुदेश क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट को। 36 में राज्य की परिभाषा बताओ जरा, राज्य क्या है, राज्य का मतलब, यस राज्य का मतलब, यस यस संसद सेंटर में, और राज्य में क्या है, विधान मंडल, और यूनियन टेरिटरी में क्या है, वहां का प्रशासन, उपराज्यपाल या राज्यपाल। ठीक है, उसका मतलब यानी कि राज्य का कर्तव्य होगा, इसका मतलब उसका कर्तव्य होगा। 37 कैन नॉट गो टू कोर्ट, हो गई बात। 39 क में एक शब्द बताइए, यस जीविका, जीविका। 39 ख 2 शब्द बता दो चलो। भौतिक संसाधनों का इस तरह प्रयोग हो कि सभी के लिए हितकारी हो, यानी कि उसका लाभ सबको मिले, सरल भाषा। ठीक है, स्वामित्व नियंत्रण इस तरह हो कि उसका सर्वोत्तम साधन हो, सामूहिक हित, यानी कि सभी के हित का सर्वोत्तम साधन हो। ओके, जैसे छत्तीसगढ़ में है ना खान, झारखंड में भी है कोयले खान, छत्तीसगढ़ में। आर्थिक व्यवस्था का उपयोग इस तरह हो कि अहितकारी से केंद्रण ना हो, यानी कि सारा पैसा ऐसा नहीं कि सारी आर्थिक व्यवस्था एक ही जगह है बाकी सब जगह खाली। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल। आगे घ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यस बताइए जरा। 39 घ, यस वेरी गुड। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, वेरी गुड। 40 में क्या है, 40 में ग्राम पंचायत। अब किस में आ गया, यस 243 कारण, यानी कि 73वां संविधान संशोधन। भाग कौन सा जोड़ा, भाग, यस भाग 9। भाग कौन सा जोड़ा, भाग 9, वेरी गुड, भाग 9 जोड़ दिया। ओके जी, भाग 9 जोड़ दिया। 40 हो गया ग्राम पंचायत। अब 41, 42, 43। 41 में एक शब्द काम, पकड़ लो, काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, अब काम मिल गया, पंखा वगैरह। ठीक है, तो न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध प्लस प्रसूति उपबंध की व्यवस्था हो। ठीक है, 43 काम हो गया, काम मिल गया, काम कर लिया, क्या मिलेंगे, निर्वाह योग्य मजदूरी। अब खींच लो, प्लस कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। 44 एक समान सिविल संहिता, 44 एक समान सिविल संहिता, यस। 46 यस, SC ST राज्य का कर्तव्य होगा कि SC ST OBC के लिए अर्ध और शिक्षा संबंधी कार्यों में अभिवृद्धि करे, उनको बढ़ाए। ठीक है, ताकि सबको शिक्षा मिल सके। 47 में पोषाहार स्तर, वेरी गुड। 47 में बताओ, यस यस यस, यू हैव टू स्पीक, बोलना पड़ेगा। ठीक है, बोलिए सब लोग, मन में बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। ठीक है, लेकिन बोलना जरूर है, चुप रहकर सुनना नहीं। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आपके बात दिमाग में टिकेगी नहीं, आप 100 बार भी सुन लेंगे।
ठीक है, तो बोलने का बहुत महत्व है। 47 में आप अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, एक दूसरे से पूछिए, ठीक है ना। और लेकिन कुछ दोस्त थोड़ा कई बार करते हैं कि वो सोचते हैं कि मुझे आ जाए, तो ऐसे से थोड़ा सा उसे समझाएं और दूरी बना ले तो ज़्यादा बढ़िया। पहले तो उसको समझा ले भाई 50-50% आप मुझे दो, मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखनी। अगर आप ऐसी सोच रखेंगे कि मैं होशियार हो जाऊं, दूसरा होशियार ना हो, ठीक है, आप एक बार प्रॉफिट ले लेंगे लेकिन बार बार फायदा नहीं ले सकते, निश्चित रूप से आप ही का नुकसान होगा। तो आप ऐसे ही सोच रखिए कि आपको अपने दोस्त को ब्रिलियंट बनाना है, वो ऐसे ही सोच रखेगा कि आपको ब्रिलियंट बनाना है, उससे क्या है, दोनों ब्रिलियंट बन जाएंगे, दोनों को सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो डिस्कशन भी कीजिए। 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना किसका कर्तव्य होगा, राज्य का। प्लस लोक स्वास्थ्य में सुधार, ठीक है ना, लोक स्वास्थ्य में सुधार। आगे अब तो वैसे भी सब लोगों को जो एक निश्चित गरीबी रेखा तो नहीं कहेंगे, एक कुछ निश्चित लोगों को 5 लाख तक के फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट की परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही है। गोल्डन कार्ड बनवा रखे हमें बहुत सारे लोगों ने। 48 में क्या है, कृषि पशुपालन। 48 का यस, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन प्लस वन्य जीवों की रक्षा। कौन सा मौलिक कर्तव्य है बताओ जरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, जी यस है। 49 स्मारक। अब स्मारक पकड़ लिया तो स्मारक के बाद क्या आएगा, स्टैचू, सॉरी स्मारक, स्थान आएगा, लाल किला वगैरह, और वस्तु, ठीक है। स्मारक तो स्टैचू हो गया, तो स्मारक, स्थान, वस्तु का संरक्षण करना, ठीक है, ऐसी नीति बने। 50 यस, 50 वेरी इंपॉर्टेंट, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। और 53 में शायद क्या है, 53 में बता जरा, यस, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ओके। 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति रहेगी तो हमारे देश में भी शांति रहेगी, वरना हम बहुत सारा पैसा कहां बर्बाद होगा, अपने देश की सुरक्षा करने में, पाकिस्तान से लड़ने में, चीन से लड़ने में, ठीक है ना। वो भी जरूरी है, लेकिन शांति रख ही नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आगे ऐसी नीतियां होगी कि हमारी तरफ से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि हो, और जो सदैव ही भारत करता रहा है, भारत ने कभी भी किसी राज्य पर अटैक नहीं किया है, उदार टाइप का है, ठीक है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए कठोर भी होना पड़ेगा। 350 का एक शब्द, मातृभाषा। 351 हिंदी का प्रसार और उत्थान कौन करेगा, संघ। क्यों करेगा, ताकि मिश्रित संस्कृति के अलग अलग, मिश्रित मतलब अलग अलग धर्म जाति संस्कृति के लोग के लिए एक ही माध्यम बन सके, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी बात समझ में आ गई होगी। एक